हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम 2D एरेज को डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, किस तरीके से इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है और जब उसके ऊपर आइट्रेशन करते हैं और उसमें से जब हम वैल्यूज़ इंसर्ट या उसमें से वैल्यूज़ को जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे की तरफ। 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास यहाँ पे जो कि 2D एरे भी कहलाता है, इसके अंदर क्या होता है कि हम 2 डायमेंशंस में वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। इससे पहले हम 1D एरे को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमारे पास डायमेंशन एक ही थी और उसके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते थे। अब हमारे पास एक अगर ऐसी कंडीशन है कि क्लास के अंदर हमारे पास 20 या 25 स्टूडेंट्स हैं और हम उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करना चाह रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के 5 रिकॉर्ड्स होंगे तो उसको हम 2D एरे के अंदर ही हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि रोज़ जो हैं आपके पास वो स्टूडेंट्स हैं और कॉलम्स हैं वो आपके पास सब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप 2D एरे के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या होगा? डिक्लेयर करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। 3x3 के एरे के लिए इंटीजर जो कि डेटा टाइप है, कोई भी डेटा टाइप का एरे आप बना सकते हैं, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे वो फ्लोट का हो, चाहे वो 4 का एरे हो। अब अगर आपने 3x3 का एरे बनाना है तो उसके लिए आपको 2 दफ़ा स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3x3 लिखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू असाइन की, तो अगर आपने किसी भी डायमेंशन के ऊपर वैल्यू अगर आपने असाइन करनी है तो वो किस तरीके से की जाएगी। अब यहाँ पे आपको x और y x की काफ़ी सारी यहाँ पे आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट इंडेक्स होगा 1D डायमेंशन के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि किसी भी एरे को एक्सेस करने के लिए आपको उसका इंडेक्स पोजीशन पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो ये रेड में हाईलाइट किया हुआ है इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 और 1 है। अब 2D एरे के अंदर डायमेंशंस किस तरीके से लिखी जाती हैं? सबसे पहले रो की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली रो के अंदर 0 0 और 0 है। उसी तरीके से दूसरी रो के अंदर जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 1 1 और 1 है। तो इसी तरीके से रो की वैल्यू थर्ड में आपके पास जो है वो इंडेक्स पोजीशन 2 पर आ जाएगी। तो 2 2 और 2 है। जबकि अगर हम कॉलम की बात करें तो अगर हम फर्स्ट को देखते हैं तो 0 0 फिर 0 1 एंड 0 2। तो जो सेकंड वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो आपके पास कॉलम की वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से जो रेड में हमने हाईलाइट किया हुआ है तो ये इंडेक्स पोजीशन रो 0 है और कॉलम 1 है। तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू असाइन करनी हो तो कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीजर x, इंटीजर आप नहीं लिखेंगे सेकंड टाइम जब अगर आप प्रिंट करेंगे तो इंटीजर, क्योंकि आपके पास डेटा टाइप ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी होती है तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना होता है x और उसकी रो की पोजीशन और उसकी कॉलम की पोजीशन और उसके साथ ही आप यहाँ पे लिख देते हैं उसकी वैल्यू। जब इसी तरीके से आप लास्ट इंडेक्स पोजीशन को अगर आप उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहें या उसकी वैल्यू को वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो आपको क्या लिखना पड़ता है? आपको x2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर दोबारा से 2 लिखना पड़ता है। 2 क्योंकि आपके पास 3 डायमेंशन एरे है तो क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो आपके पास यहाँ पे 2 आएगा और रो और कॉलम दोनों ही यहाँ पे 2 लिखे जाएंगे। अब ज़रा इसको हम बाकायदा से डेफ C++ के अंदर या कंपाइलर के अंदर हम इसको लिख कर देखते हैं कि कौन से सिंटेक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और किस तरीके से हम इस एरे को 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक सिंपल सी का एक हमारे पास प्रोग्राम ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक 2D एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया इंटीजर, हमने लिख दिया मार्क्स के नाम से और हमने बता दिया कि भाई इसके अंदर 3x3 की वैल्यूज स्टोर होंगी। ये हमारे पास मेथड है वैल्यू डिक्लेयर करने का। ठीक है, इसमें हमने अब वैल्यू अभी असाइन नहीं की है। वैल्यू असाइन करने के लिए हम फॉर का ही लूप इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर का लूप को इस्तेमाल करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। तो हमने कहा इंटीजर i, इंडेक्स की पोजीशन हमने i से स्टार्ट की 0 और हमने बता दिया i इज़ लेस देन 3। ठीक है, और हम इसी तरीके से हम i को प्लस प्लस करेंगे। याद रहे कि यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड लूप इस्तेमाल होगा क्योंकि सबसे पहला जो हमारे पास लूप होगा वो हमारे पास आउटर लूप जो होगा वो रो पे चलेगा। ठीक है, रो पे चलेगा। तो अब हम ये काम करते हैं कि इस वेरिएबल को समझने के लिए हम यहाँ पे इनका नाम भी रो ही लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला वाला जो लूप होगा आउटर लूप वो हमारे रो पे चलेगा जिसके अंदर हमारे पास ये रो की वैल्यूज़ सबसे पहले चलेंगी 0 1 एंड 2। ठीक है, तो हमने 2 तक चलाने हैं तो इसलिए हमने लेस देन 3 लिखा है। उसके बाद फिर हमने इनर लूप लिखना है।
तो इनर लूप भी हमने कॉलम के ऊपर चलाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर कॉलम इज इक्वल टू 0, और इसको भी हमने चलाना है <3 तक, क्योंकि हमारे पास 3/3 है। अगर 3/2 होता तो हम यहाँ पे जो है वो एक वैल्यू हम यहाँ पे कम कर देते। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉलम की वैल्यू हमने एक एक दफ़ा प्लस प्लस करते जाना है। तो ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, या जिसके अंदर आप बाकायदा से आइट्रेशन कर सकते हैं 3/3 लूप के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेकंड यहाँ पे है स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है इनर लूप, जो कि हमारा चलेगा कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम सबसे पहले सी आउट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर द वैल्यू, और हमने यहाँ पे बता दिया कि आप किस इंडेक्स पोजीशन पे आप वैल्यू इंटर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि आपको रो बाय कॉलम लिखना है, तो रो बाय कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे, पर फर्स्ट पहले हम इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो पहले हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम बाकायदा से इसको हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आपने लिखा मार्क्स, मार्क्स के अंदर आपने सबसे पहले लिखना है रो, और आपने यहाँ पर लिखना है कॉलम। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझा दूं, फिर कुछ हमें मज़ीद तफसीलात यहाँ पे ऐड करनी है। अब ज़रा इस फॉर लूप को समझते हैं। फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं। रो की वैल्यू स्टार्ट में हमारे पास 0 होगी, और आप लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ गए। यहाँ पे आपने चेक किया कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन चेक की गई 0 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, आप नीचे आ गए। रो की वैल्यू 0 है। अब सबसे पहले पहली रो के अंदर सारा रिकॉर्ड एंटर करेंगे इस इनर लूप के ज़रिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त पहले रो के अंदर, रो 0 के ऊपर, और कॉलम आपका स्टार्ट हो गया है। कॉलम में यहाँ पे सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो 0/0 की होगी, क्योंकि कॉलम की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, लूप आपके पास नेक्स्ट जाएगा, कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कॉलम हो गया 1, कंडीशन चेक की गई 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, आप यहाँ पे आ गए। तो क्या होगा, यहाँ पे रो की वैल्यू स्टिल 0 है, रो पे आप ऊपर वापस नहीं गए, आप यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, कॉलम की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। ये आपके पास नेस्टेड लूप की एक्चुअल कंडीशन चल रही है। अगर आपको ठीक तरीके से नेस्टेड लूप समझ में ना आए तो नेस्टेड लूप की आप जो है वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 0, और यहाँ पे आ गया 1, 0 1 पे वैल्यू इंटर की, फिर नेक्स्ट किया, कॉलम की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ गए, तो 0 और 2 के अंदर वैल्यू आपके पास इंसर्ट की गई। फिर कॉलम की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई, आप बाहर चले गए। बाहर चले गए, आउटर लूप हमारे पास वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई। तो अब आप सेकंड रो में आपका पॉइंटर आ गया। अब सेकंड रो में क्या हो रहा है, सेकंड रो में जब आप आएंगे तो ये लूप दोबारा से स्टार्ट होगा, कॉलम की वैल्यू दोबारा से 0 हो गई, यहाँ पे दोबारा से चेक किया 0 इज लेस देन 3, आप यहाँ पे वापस आ गए। अब रो की वैल्यू 1 है, सॉरी रो की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू 0 है। तो अब कहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की जाएगी, 1/0 के ऊपर। इसी तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट कर देंगे 3/3 की। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास इंसर्ट होगी। प्रिंट करने के लिए हम दोबारा से इसी पूरे को कॉपी करते हैं। तो हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमने प्रिंट की स्टेटमेंट चेंज करनी है, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मौजूद हैं प्रिंट करने के लिए। तो अब हमने प्रिंट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, प्रोग्राम सेम होगा, सिर्फ हमने सी आउट की लाइन हमने चेंज करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज़। ठीक है, इसको मज़ीद फॉर्मेट करेंगे, पहले हम एक दफ़ा इसको स्ट्रक्चर को समझ लें। अब 2 दफ़ा हम फॉर लूप इस्तेमाल करें, एक दफ़ा वैल्यू को इनपुट करने के लिए, और एक दफ़ा वैल्यू को आउटपुट करने के लिए। स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ जो इनर लाइन है मैंने इसको चेंज किया इन दोनों के अंदर। अब ज़रा इसको प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले मुझसे जो है वो पहली रो के अंदर वैल्यू इंसर्ट की जाएगी। मैं रैंडम वैल्यूज इंटर करता जा रहा हूँ। अब इसमें मसला क्या है, अब इस आउटपुट के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी वैल्यू किस स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो अभी हमने इसको फॉर्मेट करना है ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि इंडेक्स पोजीशन कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हमें एंड एल भी करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट लाइन में पहुँचे। अब यहाँ पे जब मैं इंटर कर रहा था,
आपने देखा कि यहाँ पे मालूम नहीं हो रहा कि आप किस इंडेक्स पोजीशन के ऊपर जो है आप वैल्यू एंटर करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की फॉर्मेटिंग होगी हमारी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ ओपनिंग, और आपने यहाँ पे कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया रो, फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके ज़रिए क्या होगा, इसके ज़रिए क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रिंट किया जा सकता है, और इसी तरीके से ये ब्रैकेट भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रिंट की जा सकती है। तो इसके बीच में मैं ये रो की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसके साथ मैं यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब क्या प्रिंट करूँगा, कॉलम, और अगेन मैं यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि इस पूरे को हम नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास समझना आसान हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी आउट बनाता हूँ और मैं यहाँ पे ये सारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ले लेते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले आपने ये प्रिंट किया स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर रो की वैल्यू, फिर आपने क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और ओपनिंग दोनों प्रिंट कर दी। याद है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आप सिर्फ ये प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपने कॉलम की वैल्यू प्रिंट की, और फिर आखिर में दोबारा से हम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हम प्रिंट कर देंगे। अब इस लाइन के ज़रिए इस इंटर द वैल्यू के साथ हर दफ़ा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा कि आपका पूरा एग्जैक्ट लूप या स्ट्रक्चर प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को हम बाद में ठीक करते हैं, पहले हम इसको ज़रा चला के देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। मार्क्स अब ज़रा यहाँ पे देखिए कि ये क्लियरली लिखा हुआ है 0 0। क्यों 0 0 लिखा हुआ है, 0 आपके पास ये रो की वैल्यू है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू इंसर्ट की 45 46, कोई भी रैंडम वैल्यू इंटर करता जा रहा हूँ। अब आप देखिए कि क्लियरली आपके पास पहले रोज़ का डेटा एंटर किया गया फर्स्ट 0 रो के ऊपर, अब जो है वो 1 रो के ऊपर डेटा एंटर किया जा रहा है। कॉलम की वैल्यू दोबारा से 0 हो गई, तो इस तरह से डेटा आपका जो है वो इंटर हो रहा है। क्लियरली डेटा पहले भी इंटर हो रहा था, बट अब मैंने इसको क्लियरली फॉर्मेट कर दिया है ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए कि किस तरीके से वैल्यू इंसर्ट हो रही है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्सेस लिखे हैं, पोजीशन इंडेक्स पोजीशन लिखी हैं, आप जाहिर सी बात है आप यहाँ पे भी इंडेक्स पोजीशन इसी तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। इसी स्ट्रक्चर को हम कॉपी करते हैं वैल्यू, और मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ सी आउट करके, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और सी आउट ले लिया ताकि मुझे कुछ इसमें चेंजेस करनी ना पड़े। ठीक है, और मैं ऐसे यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एंड लाइन यूज़ नहीं हो रही, तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक ही लाइन में प्रिंट होगा, यहाँ तक पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो एंड लाइन आपके पास यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे न्यू लाइन आएगी, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ इंटर करते जाते हैं जल्दी से। ठीक है जी, तो ये आपका एक बेहतरीन किस्म का आपके पास स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया जिसको आप प्रिंट कर रहे हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जो वैल्यू आपके पास इंटर की जा रही है सी इन के बाद आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू आपकी जो है वो 100 से ज़्यादा ना हो। अगर 100 से ज़्यादा है तो आप गो टू की स्टेटमेंट लगा के आप दोबारा से इनपुट ले सकते हैं। तो ये काम आप दोबारा से जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल एक गो टू का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। अगर आपको गो टू की के बारे में मालूम नहीं है तो आप मेरी जो है वो वीडियो नंबर 23 आप जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गो टू किस तरीके से लगाना है। आप गो टू का यहाँ पे स्टेटमेंट लगा के अगर और इफ़ की कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू 100 से ज़्यादा इंटर कर दी है गलती से, तो आप इसी का जो है वो वैल्यू दोबारा से आप इनपुट ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।